Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे महाराष्ट्र असेंबली ने क्लियर कर दिया है 10% का मराठा कोटा। देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी और उनकी जो कैबिनेट है, इन्होंने रिसेंटली अपना एक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल था जिसमें 10% रिजर्वेशन की यहाँ पर बात की जा रही थी मराठा कम्युनिटीज़ के लिए, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जाए या गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए। इसको यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है ड्यूरिंग अ स्पेशल सेशन ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेचर। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट 2018 के जैसा है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है पिछले लास्ट डिकेड में बाय द स्टेट टू लेजिस्लेट अ मराठा कोटा। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो 2018 में देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में ऐसे डिसीजन को यहाँ पर स्टक डाउन कर दिया था। ये जो अप्रूव्ड बिल है ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म पेंडिंग जो एस्पिरेशन है स्टेट गवर्नमेंट की, जहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो मराठा कम्युनिटीज़ के हैं उनको यहाँ पर एक बेनिफिट पहुँचाने की बात की जा रही है। हाउएवर अगर ये यहाँ पर पास हो जाता है तो महाराष्ट्र में जो कोटा का जो लिमिट है ये 62% हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट है, जो लिमिट है विच इज़ द 50% ऑफ रिजर्वेशन शुड नेवर बी एक्सीड, उसको यहाँ पर क्रॉस कर देगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नई लेजिस्लेशन यहाँ पर आ रही है। गवर्नमेंट अपने जो प्रीवियस मूव हैं, जो यहाँ पर इश्यूज़ हैं, उनको दूर करने के बारे में भी प्रॉपर कोशिशों में लगी हुई है। देखिए, जब भी भारत में हम रिजर्वेशन की बात करते हैं सबसे पहले हमारे सामने याद आता है 1978 का एक इंसिडेंट। हम बात करने वाले हैं मंडल कमीशन की और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। 1978 में प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट किया गया था मंडल कमीशन को, जिसे बीपी मंडल ने यहाँ पर शेयर किया था, ताकि जो भी रिजर्वेशन है ओबीसी से रिलेटेड सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं इंडिया में, उनके लिए क्या मेजर्स किए जाने चाहिए, क्या काम किए जाने चाहिए, उसके बारे में बात करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। इसकी फाइंडिंग के हिसाब से कमीशन ने अप्रूव किया कि 27% का एक रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में अदर बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पर दिया जाना चाहिए, और ऐसे करके लगभग 3747 कास्ट को ऑल इंडिया में ओबीसी की लिस्ट में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, और 2108 कास्ट को अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोर अंडर प्रिविलेज्ड या फिर डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में भी शामिल किया गया। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी बहुत इंटरेस्टेड है, जो कि इंदिरा सोहाने केस 1992 से संबंधित है। 1992 में इंदिरा सोहाने केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो 27% कोटा है बैकवर्ड क्लासेस का, इसको यहाँ पर रखा जाएगा, बट गवर्नमेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन क्लियर करेगी, रिजर्व करेगी 10% ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अमंग दी हायर कास्ट। कोर्ट ऑल्सो एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट द टोटल रिजर्वेशन जितना भी बेनिफिशियरी होगा शुड नेवर बी एक्सीड 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। साथ ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है क्रीमी लेयर का उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही यहाँ पर जो रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लास का उसको लिमिट कर दिया गया टू द इनिशियल अपॉइंटमेंट, और एक्सक्लूडेड प्रमोशन को यहाँ से एक्सक्लूड रखा गया था। इसी के साथ अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 एक्ट 2019, कॉन्स्टिट्यूशन ने 103 अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया और सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आया गया, जहां पर 10% रिजर्वेशन रखा गया सारी गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉर दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिन्हें आप EWS कैटेगरी भी बोलते हैं। यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए, मॉडिफाई किया गया आर्टिकल 15 और 16 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ग्रांट किया गया गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी कि वो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इंपॉर्टेंटली ये जो 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन है, इट इज़ इन एडिशन ऑफ 50% रिजर्वेशन कैप। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, विच मीन्स आप किसी भी कीमत में 50% को एक्सीड नहीं कर सकते।
चलिए, बात करने वाले हैं हम नेशनल सर्वाइकल कैंसर को लेकर कंट्रोल स्कीम, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड? क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी अभी इंटरिम बजट पेश किया और इसके अंतर्गत एक प्लान सजेस्ट किया और इनकरेज किया गया कि सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो लड़कियों जिनकी उम्र 9 से 14 साल तक की है, यहाँ पर इसको फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव करनी होगी। हालांकि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, एक क्रूशियल एफिशिएंट हेल्थ पॉलिसी की ज़रूरत है अगर हम मल्टी डायमेंशनल इश्यूज जो हैं सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। पहले आप कुछ डेटा समझ लीजिए सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड क्या डेटा हमारे पास है, क्या अभी इंडिया में इस समय कंडीशन है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो प्राइमरली ये लिंक करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे हम एचपीवी बोलते हैं, जो कि 99% ऑफ केस में एक यूनिक होता है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस व्यक्ति को सर्वाइकल कैंसर इस वजह से हुआ है तो दूसरे को भी इसी कारण से होगा। 77,000 एनुअल डेथ होती है इसकी वजह से। सेकंड लीडिंग कॉज है इंडिया में, अगर हम बात करें भारतीय महिलाओं की, अगर हम डेथ की यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडियन वुमेन्स को अगर कोई कैंसर होता है तो इट इज़ दी सर्वाइकल कैंसर। डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, नेशनल प्रेवलेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इज बिलो 2%, जो कि अपने आप में बताता है कि हमें एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है ताकि हम सर्वाइकल कैंसर से निपट सकें। इंपॉर्टेंस क्यों है स्क्रीनिंग की? देखिए, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव स्क्रीनिंग जो मेथड है, जिसे हम VIA मेथड यहाँ पर बोलते हैं, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, और विली टेस्ट। VIA का मतलब होता है विजुअल इंस्पेक्शन विद द एसिटिक एसिड, और विली विच इज द विजुअल इंस्पेक्शन विद द ल्यूगल आयोडीन। इसके साथ ही जितना भी प्री कैंसरस लीजन होते हैं और जितना भी कैंसर जो अर्ली स्टेज में होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये जो टेस्ट होते हैं अलोंग विद द क्रायोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट कैन इजीली बी इम्प्लीमेंटेड इन द पब्लिक हेल्थ सेटिंग, ताकि डिटेक्शन अगर अर्ली हो जाता है तो उसको जो उसके लिए जो ठीक करने के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं, जो उसके बाद रेमेडीज ली जानी है, उनको भी आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में वैक्सीनेशन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जब आप बात कर रहे हैं नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर, तो यहाँ पर ना केवल वैक्सीनेशन अकेले इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है विच इज़ दी स्क्रीनिंग। अगर स्क्रीनिंग टाइम पर हो जाएगी तो आप 90% केसेस को यहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आखिर सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। और इसके लिए इंडिया ने देखिए एक वैक्सीनेशन भी डेवलप करी है जिसका नाम है सर्वीवैक। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर अगर हम बात करें तो विमेंस का जो सर्विक्स एरिया होता है यहाँ पर डेवलप होता है। चौथा मोस्ट कॉमन टाइप है कैंसर का जो विमेंस को होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है महिलाओं में, उसमें सेकंड नंबर पे केवल और केवल आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया लार्जेस्ट शेयर क्रिएट करता है ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर बर्डन में। लगभग 4 में से 1 महिला की अगर आप बात करेंगे तो उसकी डेथ केवल और केवल इसी की वजह से होती है। सो कमिंग बैक ऑन टू द पॉइंट, सर्वाइकल कैंसर जो सेल्स है सर्विक्स के यहाँ पर स्टार्ट होता है। सर्विक्स एक लोअर नैरो एंड है जो हमारी यूट्रस जो वूम्ब होती है उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है HPV विच इज़ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कॉजिंग द सर्वाइकल कैंसर दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट ऑल्सो। जब कोई भी व्यक्ति HPV से एक्सपोज होता है तो उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है टिपिकली वो प्रिवेंट करने की कोशिश करता है इस वायरस को, जिसकी वजह से यहाँ पर हार्म क्रिएट होने लगते हैं। अगर हम मौजूदा वैक्सीनेशंस की बात करें तो सबसे पहले ग्रेडिसिल, जो कि कहीं ना कहीं जितने भी 4 टाइप होते हैं HPV के, HPV 16, 18, 6 एंड 11, इससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब जितनी भी 4 टाइप्स आपको हैं उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा आ जाता है सर्वी वेरिक्स, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है HPV 16 और 18 से। और तीसरी आ जाती है ग्रेडिसिल 9 जो कि केवल और केवल जो कि प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द 9 स्ट्रेन ऑफ HPVs। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हम बात करेंगे पंचायती और सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को लेके। देखिए,
30 ईयर्स हो चुके हैं जब इम्प्लीमेंट किया गया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, जो कि कहीं ना कहीं जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो काम करती हैं, उसके लिए यहाँ पर काम करी थी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की अगर हम बात करें तो उसे भी इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में, ताकि हमारा जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको एनहांस किया जा सके। हाउएवर, अगर हम एनालाइज करते हैं बहुत सारी प्रोग्रेस की, अगर हम बात करते हैं, तो वो भी हमें देखना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या कमिटमेंट रहे हैं, क्या रूल रहे हैं, किस तरीके का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, उसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ डिटेल्ड फिजिकल डिवोल्यूशन किए गए, जहाँ पर मुख्य उद्देश्य था कि लोकल बॉडीज़ अपना खुद का एक रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इसी के तहत स्टेट पंचायती राज एक्ट को लेकर आया गया, जो कि डिराइव करता है फ्रॉम द सेंट्रल एक्ट, और यहाँ पर एक प्रोविज़न किए गए कि टैक्सेशन आप लगा सकते हैं, उसका कलेक्शन आप कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन भी इनके द्वारा किया जा सकता है। पंचायत की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनको भी गाइड किया गया अंडर दिस एक्ट, ताकि जो रिसोर्सेज जनरेशन है उनको मैक्सिमाइज किया जा सके। नाउ द क्वेश्चन कम कि यहाँ पर अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो रेवेन्यू जनरेशन में देखने के लिए मिलते हैं। एक रिसेंट डेटा पॉइंट कलेक्ट किया गया जिसमें हाईलाइट किए गए कुछ कंसर्न रिलेटेड विद द स्टैटिक्स ऑफ द पंचायत, कि पंचायत केवल और केवल 1% रेवेन्यू अपने टैक्स के थ्रू अर्न करती हैं, विद द मेजॉरिटी कमिंग एज अ ग्रांट फ्रॉम द स्टेट एंड सेंटर, विच इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, 80% जो रेवेन्यू है वो सेंटर के थ्रू और 15% जो रेवेन्यू है वो स्टेट्स के थ्रू यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और केवल 1% जो रेवेन्यू है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खुद से यहाँ पर जनरेट करती हैं। ये कहीं ना कहीं रिवील कर रहा है कि हमारा जो जो सिग्निफिकेंट चैलेंज है वो अभी भी फिजिकल डिवोल्यूशन को लेकर है, विच मीन्स जहाँ पर हम पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यहाँ पर पावर दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, 3 दशक हो चुके हैं डिवोल्यूशन किए हुए, स्टिल जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन है वो अभी भी कम ही देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स मीगर शेयर जो है रेवेन्यू का वो यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से अभी भी क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इफेक्टिव है भी या नहीं है। As India reflects on 3 decades of Panchayati Raj, there is a call for renewed efforts to address the challenge, जो कि कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और फिजिकल ऑटोनॉमी को रोक रहे हैं। अगर हम एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करें फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो ये एम्फेसाइज करती है कि कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है रूरल लोकल बॉडीज़ को कि वो अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट करें। स्टेट एक्ट भी यहाँ पर डिटेल टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्रिएट करते हैं पंचायती राज के लिए। बहुत सारी जगह पर अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लैंड रेवेन्यू सेस हो, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हों, चाहे आप टोल्स की बात करें, प्रोफेशनल टैक्स की बात करें, एडवर्टाइजिंग टैक्स की बात करें, वाटर चार्जेस की बात करें, सैनिटेशन, लाइटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का पार्ट बनती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट करना ज़रूरी है, जिसके अंदर फाइनेंशियल रेगुलेशन हो, ताकि अलग अलग रेट्स को डिसाइड किया जा सके, पीरियोडिक रिवीजन किया जा सके, ताकि क्या इन्फोर्समेंट या मैनेजमेंट है टैक्स कलेक्ट करने को लेकर, इसके लिए भी काम किया जा सके। इसी में ग्राम सभा बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपके पास टैक्स जनरेशन होगा तो आप सेल्फ सफिशिएंसी की ओर जाएंगे, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। प्लानिंग की बात हो, डिसीजन मेकिंग की बात हो, या रेवेन्यू जनरेशन के इनिशिएटिव हो, चाहे चाहे आप अलग अलग एरियाज़ में बात करें, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सभी क्षेत्रों में ग्राम सभा डायरेक्टली आप देखिए 1 to 1 कम्युनिकेट करके इन चीज़ों को पहुंचा सकती है, और 1 to 1 यहाँ से टैक्स रेवेन्यू को जनरेट भी कर सकती है। विद द अथॉरिटी टू इम्पैक्ट टैक्स एंड फ्री फीस, ग्राम सभा डायरेक्ट फंड्स टुवर्ड्स द लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में एक ट्रांसपेरेंट फिजिकल मैनेजमेंट होना चाहिए, एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि सभी की अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो, सो दैट कम्युनिटी ट्रस्ट के साथ, मतलब लोगों को पता हो कि अगर हम देखिए टैक्स दे रहे हैं, अगर हम रेवेन्यू जमा कर रहे हैं ग्राम सभा के पास, ग्राम पंचायत के पास, तो इसका जो उपयोग है वो हमारे ही डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। सो विच मीन्स जहाँ पर एक तरफ हमें कम्युनिटी को इन्हेंस करने की आवश्यकता है, वहीं साथ में हमें ग्राम सभा की भी आवश्यकता है कि हम उन्हें एम्पावर करें कि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अचीव कर सके। उनका फोकस यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग करने में होना चाहिए, साथ ही एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ पार्टनरशिप करने के लिए होना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया जा सके।
साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि ग्राम पंचायत कलेक्ट करती है 89% ऑफ ओन टैक्स, वाइल इंटरमीडिएट पंचायत कलेक्ट 7% एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत मियरली 5%, जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। सो यहाँ पर एक क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए कि किसकी ओएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से है, मतलब जो ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो किसका क्या होगा, कौन कहाँ से किस तरीके का कलेक्शन कर सकता है। इट शुड बी क्लियर एंड वेरी प्रिसाइज। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेल्फ सफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ये तभी सस्टेन कर पाएंगी, तभी डेवलपमेंट कर पाएंगी जब इनका ओएसआर बहुत ही क्लियर हो। सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल कि कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया गया था 1992 में, ताकि गवर्नेंस को चेंज लाया जा सके, अर्बन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया जा सके, और एक डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो महात्मा गांधी देकर गए थे उसको फुलफिलमेंट यहाँ पर किया जा सके। और उसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 यहाँ पर आया, जिसने अमेंड किया, और प्राइमरली इसका फोकस था रूरल एरियाज़ को पावर करने में, और यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर आया गया। पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक्सक्लूसिवली डील करता है पंचायत के साथ, उसे लेकर आया गया, और इसने मैंडेट किया कि हम एक 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज बनाएंगे प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक गाँव में और प्रत्येक ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यहाँ पे सीटों को रिजर्व किया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इन द प्रोपोर्शन ऑफ द ईच टायर ऑफ द पंचायत। साथ ही यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन कि वो पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट करवाए। यहाँ पर जितने भी क्या पावर होंगे पंचायत के क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे, सोशल जस्टिस, इम्प्लीमेंटेशन जैसी पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा गया। और इसी के साथ शहरी क्षेत्रों के लिए लाया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बात कर रहा है यहाँ पर अमेंडमेंट, जहाँ पर अर्बन एरियाज़ में अर्बन लोकल बॉडीज़ को लाया गया। पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ डील करता है, और ये बात करता है अगेन 3 टायर सिस्टम की, कि म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगी एट द म्यूनिसिपल, इंटरमीडिएट्स जैसे अर्बन एग्लोमेटिक या डिस्ट्रिक्ट होंगी, और मेट्रोपॉलिटन लेवल्स पर अगेन यहाँ पर SC STs ऑफ वुमेन को उनके प्रपोर्शन के आधार पर यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। साथ ही यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कमेटीज़ को बनाया गया, ताकि मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को एक प्रॉपर ढांचे के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेकर आया जा सके। इसी के साथ इनकी भी सेम ड्यूटीज़ हैं, अर्बन प्लानिंग कैसी होगी, लैंड यूज़ कैसे होगा, म्यूनिसिपल फाइनेंस क्या होंगे, पब्लिक हेल्थ को कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत लेकर आई गई हैं। चलिए ये थे इस आर्टिकल के बारे में। बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, ऑन द राइट टू मेंटेनेंस फॉर डाइवोर्स मुस्लिम लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि वो रिव्यू करेंगे वेदर अ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन इज एलिजिबल फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC विच इज़ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और नॉट। ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं ऑन गोइंग जो डिबेट हो रही है कि हम सेक्युलर लॉज लेकर आएँ, ताकि जो डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस की, जब हम बात कर रहे हैं डिवोर्स की, जब हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन की, तो उसको लेकर एक यूनिफॉर्म हमारे पास लॉ हो। और हर बार यहाँ पर बात की जाती है कि जब हम मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो डिवोर्स के समय उनके साथ सबसे ज़्यादा आप देखिए उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। अब ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई उसके बारे में समझिए। ये जो केस है ये इन्वॉल्व कर रहा है एक मुस्लिम मैन को, कि उन्होंने चैलेंज करा है तेलंगाना हाई कोर्ट में डायरेक्टिव टू पे 10,000 इंटरिम मेंटेनेंस टू हिज फॉर्मर वाइफ, asserting that maintenance should be governed by Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986। और इनका बोलना है कि भाई बाकी जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब समझिए मेंटेनेंस लॉस की अगर हम बात करें फॉर डिस्ट्यूटेड वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को, सारी चीज़ों को सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंतर्गत रखा गया है। ये प्रोविज़न एम्पावर कर देता है मजिस्ट्रेट को कि वो किसी भी प्रकार का ऑर्डर दे सकते हैं किसी व्यक्ति को विथ सफिशिएंट मींस, जिसके पास हो, अगर वो निगलेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है अपनी बीवी, अपने या बच्चों या किसी को भी मेंटेनेंस देने के लिए, मंथली अलाउंस देने के लिए, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उसको डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता है कि यू हैव टू पे इट।
ये जो एक्सप्लेनेशन है टू दिस प्रोविजन, ये एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करती है डाइवोर्स्ड वुमेन विदाउट स्पेसिफाइंग देयर रिलीजन, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग कि यहाँ पर सीधी सीधी सी बात बोली जा रही है कि किसी भी महिला को डजेंट मैटर कि वो किस रिलीजन से आ रही है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। स्टेट यहाँ पर they have made religion specific amendment to limit the maintenance amount। अब अगर हम इवोल्यूशन देखें कि मेंटेनेंस लॉ किस तरीके से चेंज हुए हैं, क्या यहाँ पर चीज़ें आई हैं, तो उसको समझिए। 1986 का एक्ट एक रिलीजन स्पेसिफिक लॉ है जिसको इनेक्ट किया गया था टू काउंटर द सुप्रीम कोर्ट्स 1985 डिसीजन इन मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम। 1985 के वर्डिक्ट में अपहेल्ड किया गया कि मुस्लिम वुमेन्स के पास राइट है कि वो मेंटेनेंस को ले सकती हैं अंडर द सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जिसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न हमें देखने के लिए मिल गए थे, जहां पर कहीं ना कहीं ये बात की जा रही थी कि सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी का, ये जो रिलीजियस पर्सनल लॉ है उनके साथ इंटरफेयर कर रहा है। सेक्शन 3 यहाँ पर आया 1986 में, कुछ अमेंडमेंट हुए कि भाई यहाँ बात की गई कि मेंटेनेंस जो है फॉर अ डाइवर्स्ड मुस्लिम वुमेन ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, टिपिकली 3 मंथ्स जो होते हैं डिवोर्स के बाद के, और द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, केवल वहीं पर ही दिया जाएगा। ये जो अमाउंट है, जो मेहर की राशि है, मेहर मतलब आप ऐसा समझ लीजिए एक प्रकार का डाउरी, जो कि शादी के दौरान दी जाती है, उसके ही इक्विवेलेंट होगा। अगर विमेन यहाँ पर जो है शादी इद्दत के बाद, मतलब जो 3 महीने का पीरियड है डिवोर्स के बाद, अगर उसके बाद वो यहाँ पर शादी नहीं करती है, देन शी कैन अप्रोच अ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फॉर कंटिन्यूड मेंटेनेंस, और अगर वो यहाँ पर शादी कर लेती हैं तो किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इन दी डेनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस आया, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये बोला कि जो 1986 का एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, बट ये लिमिट कर देता है मेंटेनेंस को फॉर द पीरियड टू द कंप्लीशन ऑफ इद्दत। सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 2009 और 2019 में, दैट retired or divorced Muslim women right to claim maintenance under section 125 of CRPC as long as she remains unmarried। कोर्ट ने यहाँ पर क्लैरिफाई करा है दैट चूजिंग द सीआरपीसी डिड नॉट डिबार हर फ्रॉम सीकिंग मेंटेनेंस, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन लीगल रिसोर्सेज ऑल्सो। So let's talk about the current case scenario. Supreme Court currently addressing an appeal by the Mohammed Abdul Samad, जो कि यहाँ पर इस disputed case में है, with his former wife who sought 50,000 monthly maintenance under section 125 of CRPC alleging triple तलाक। हस्बैंड ने यहाँ पर आर्ग्यू किया है कि ये जो प्रोविजन है 1986 एक्ट का एज अ स्पेशल लॉ शुड सुपरसीड सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि 1986 का जो एक्ट है ये ग्रांट कर रहा है जुरिस्डिक्शन टू द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जो उनकी मेहर को डिसाइड करेगा, और अदर जो सब्सिस्टेंस इश्यूज हैं उनको भी यहाँ पर डिसाइड कर सकता है बिफोर द फैमिली कोर्ट। हस्बैंड का यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है, उन्होंने अपलीट हाईलाइटेड दैट ही ऑलरेडी पेड 15,000 जो उनकी फॉर्मर वाइफ को इद्दत के पीरियड में वो 15,000 रुपये यहाँ पर दे चुके हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि वाइफ डिड नॉट फाइल एन एफिडेविट बिफोर द मजिस्ट्रेट, जहाँ पर उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया हो प्रेफरेंस फॉर सीआरपीसी प्रोविजन ओवर 1986 एक्ट, जो कि कहीं ना कहीं बाद में यहाँ पर दिया गया है। सो कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन सुनाया था जून 2023 में। हैदराबाद फैमिली कोर्ट ने ग्रांट किया कि भाई 20,000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस देना चाहिए, और बाद में उसे घटाकर 10,000 कर दिया गया तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया कि ये जो पेमेंट है, जो एरियर्स हैं, एम्फसाइज, ये जो भी नीड है, जो भी रेज्ड क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर सुनना भी ज़रूरी है, और इसी को लेकर ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी हमें देखने के लिए मिल रही है। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या यहाँ पर डिसीजन आएगा। सो वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू सी कि इससे क्या डिसीजन आने वाला है, बिकॉज जो भी डिसीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट की जो भी रूलिंग होती है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले केसेस के लिए एक बेस क्रिएट कर देती है। चलिए, moving on to the next article of the day, we are talking about the rules that age out women from jobs due to marriage
इलीगल। सुप्रीम कोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक सिग्निफिकेंट रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पर उन्होंने कैटेगोरिकली डिक्लेयर कर दिया है ऐसे रूल को दैट लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ विमेन एम्प्लॉय जॉब ड्यू टू मैरिज और डोमेस्टिक इशूज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया है कि कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर में, ऐसे जो रूल्स हैं ये कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं ह्यूमन डिग्निटी को। नॉन डिस्क्रिमिनेशन रूल्स होने चाहिए और एक फेयर ट्रीटमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, एक केस यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ था विद द फॉर्मर ल्यूटेनेंट सेलेना जोन, जो कि परमानेंट कमिश्नर ऑफिसर थी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, हु वॉज डिस्चार्ज फॉर गेटिंग मैरिड। और यहाँ से आया सवाल, यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपील किया अगेंस्ट अ डिसीजन बाय द लखनऊ बेंच ऑफ द आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल विच रूल्ड इन हर फेवर। अब देखिए, यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। कोर्ट ने यहाँ पर बहुत क्लियरली बोला कि जो टर्मिनेट है आप एम्प्लॉय को जस्ट बिकॉज उनकी शादी होने वाली है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बन जाता है और जेंडर इनइक्वालिटी को शो करता है। कोर्ट ने अनइक्वोकली स्टेट कर दिया कि ये जो लॉ है, ये जो रेगुलेशन है, ये कहीं ना कहीं जेंडर बायस है और ऐसी चीज़ों को तत्काल प्रभाव के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोर्ट ने ये भी नोट कर दिया कि दैट द आर्मी इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज फॉर द ग्रांट ऑफ परमिशन कमीशन इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज वाज विथड्रॉन इन 1995। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूनियन गवर्नमेंट को कि वो 60 लाख रुपीज़ का एक कंपनसेशन सेलेना जोन को यहाँ पर प्रोवाइड करें एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ ऑल हर क्लेम्स। और साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर जो उनको सर्विस से निकाला गया है ये रॉन्ग है और इलीगल भी है। इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत कुछ याद रखने के लिए नहीं है, एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यहाँ से कुछ नहीं आएगा, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके के डिसीजन ले सकता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम ब्लड क्लॉट्स हर्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर द कोविड वैक्सीनेशन। देखिए, आप सभी अभी बहुत टाइम से नोटिस कर रहे होंगे कि रिसेंट कुछ टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ग्लोबल कोविड वैक्सीनेशन सेफ्टी प्रोजेक्ट ने यहाँ पर एक लार्जेस्ट असेसमेंट कंडक्ट किया, जहाँ पर 99 मिलियन इंडिविजुअल को टेस्ट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, जिनको कोविड वैक्सीनेशंस लगी थी। इस स्टडी में रिवील किया गया कि जो कि गुलियन बैरल सिंड्रोम है, या फिर जो मायोकार्डियाटिस या फिर पेरिकार्डियाटिस या फिर सेरिब्रल वेनस साइनस थर्मोबायोसिस, जिसे हम CVST के नाम से भी जानते हैं, वर एटलीस्ट 1.5 टाइमर मोर फ्रिक्वेंट देन द एक्सपेक्टेड आफ्टर द इनॉक्यूलेशन विद द MRA एंड द CHA-DOX1 वैक्सीनेशन। ये जो फाइंडिंग्स है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ऑब्जर्वेशन जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रही थी कि बहुत सारे रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के, उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब ये जो गुलियन बैरे सिंड्रोम है, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है इम्यून सिस्टम अटैक, नर्व्स पोटेंशियलिटी को ख़त्म करने के लिए और मस्कुलर डैमेज को यूजुअली ये कर देता है। CVST की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट है जो ब्रेन में होता है। वहीं मायोकार्डिटिस की बात करें या पेरिकार्डिटिस की बात करें तो ये इन्फ्लेमेशन है जो हार्ट टिश्यूज से रिलेटेड होता है, सीरियस होता है, पोटेंशियली फेटाइल कंडीशन भी ये क्रिएट कर सकता है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इसके डिटेल को जानने के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर इन सारे मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. So what all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below. साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, आप जिसे जानना चाहते हैं, तो आप मुझे pragya.pandey@raousacademy.in पर भी संपर्क कर सकते हैं. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.